तो हम लोग क्या बात कर रहे थे अपन, टू डेवलप्ड पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट की हम बात कर रहे थे। उसमें हम लोग बात किए थे इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट और एक बात किया था हम लोग नेमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट की। क्लियर है क्या? उसमें हम लोग बात कर रहे थे इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट में हम लोग बात किए थे फॉर दिस बीटी प्लांट या फिर बीटी क्रॉप। अच्छा देखना, जो बीटी था वो क्या था हमारा, अरे बीटी था जो हमारा क्या था, सिंपल समझना इधर। हम लोग क्या थी, एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्योरिन जेनेंसिस, समझना जरा इधर देखो। हमारे पास एक बैक्टीरिया है, कौन सा भैया, बैसिलस थ्योरिन जेनेंसिस। उसका जीन हम निकाले और जीन निकाल के हम किस में ट्रांसफर किए, हमारे क्रॉप में। कहाँ ट्रांसफर किया, हमारे प्लांट के अंदर, ताकि वो क्या हो सके, वो इंसेक्ट के लिए रेसिस्टेंट हो सके। किसके लिए रेसिस्टेंट हो सके भाई, इंसेक्ट के लिए। मतलब अगर इंसेक्ट अगर उस प्लांट को खाने जाए तो उसको खाने के बाद कौन मरेगा, इंसेक्ट मर जाएगा। अगर दो चार को इंसेक्ट मर जाएगा तो उसको देख के बाकी सब जय भी नहीं करेगा उसको खाना। अरे बोलो रे, यहां तक समझ में आई नहीं आई? तो हम लोग यहाँ पे क्या किए भैया, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट बना दिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि भैया यहाँ पे एक जीन निकाले, दैट इज द बीटी जीन या फिर क्राई जीन। देखना, जब भी हम जीन का नाम लिखेंगे, जब भी हम जीन का नाम लिखेंगे सारा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। देखो यहाँ पे सारा स्मॉल है ना भाई, ये हमारा क्राई जीन है। इसको बंद करो। चलो, तो हम लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ पे जो हमारा बीटी जीन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ क्राई जीन। समझना जरा, जो हम लोग क्राई जीन लिखते हैं ना भाई, इसका सारा लेटर जो है ना हम लोग स्मॉल में लिखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जब हम लोग जीन का नाम लिखेंगे, वापस सुनना, जब हम जीन का नाम लिखेंगे तो इसमें जो हम सारा लेटर लिखेंगे वो किस में लिखेंगे भैया, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। लेकिन क्राई जीन है तो कुछ प्रोटीन बनाता होगा, तो भैया ये कुछ प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन का जो नाम है वो है हमारा क्राई प्रोटीन। क्या नाम है भैया, क्राई प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है भैया यहाँ पे, क्राई प्रोटीन। और जब प्रोटीन का नाम लिखेंगे उस केस में हम लोग सी जो है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। क्लियर है भाई? अगर सी हमारा स्मॉल हुआ मतलब वो किसकी बात कर रहा है, जीन की। अगर सी कैपिटल और स्मॉल आर स्मॉल वाई है तो फिर वो किसकी बात कर रहा है, प्रोटीन की। अरे समझ में आया क्या? तो जहां भी हम प्रोटीन का नाम लिखेंगे वहां पे सी को कैपिटल लिखोगे और बाकी को स्मॉल। और अगर कभी तुम जीन का नाम लिखोगे तो सबको क्या लिखोगे भैया, स्मॉल लेटर में। अरे समझ में आई बात नहीं आई? अरे पक्की बात है ना भाई? तो हमारे पास क्राई जीन है और ये क्राई प्रोटीन है। तो क्राई जीन जो है वो क्राई प्रोटीन बनाता है। अरे समझ में आएगा? जो क्राई जीन है वो क्या बनाता भैया, हमारा क्राई प्रोटीन बनाता है। अरे यहां तक समझ में आई बात है या नहीं आई? अरे पक्की बात है ना भाई? तो हम लोग बात का ये जो हमारा क्राई जीन या फिर जो हमारा बीटी जीन है ये कहां से निकलता है भैया? अरे हमारा क्राई जीन या फिर जो हमारा बीटी जीन है ये कहां से निकलेगा भाई? ये हमारा निकलेगा बैसिलस थ्योरिन जेनेंसिस वाला जो बैक्टीरिया है उसके अंदर से। बराबर है क्या? उसका जीन मतलब जो हमारा क्राई जीन या फिर बीटी जीन है, नाम बीटी ही रखा ना भैया, इसका नाम हमने रखे क्या दे बीटी जीन। बीटी जीन का मतलब ये है बैसिलस थ्योरिन जेनेंसिस। क्या नाम है इसका, बैसिलस थ्योरिन जेनेंसिस। क्या नाम है भैया इसका, बैसिलस थ्योरिन जेनेंसिस। मतलब बीटी जीन, मतलब क्या हो गया भैया, बीटी जीन। अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई बात? अरे पक्की बात है ना भाई? यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। अरे पक्की बात? तो ये हम लोग बात करें कि हमारे बीटी जीन की बात करें, और ये बीटी जीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं भैया, क्राई जीन। और हम लोग बैसिलस थ्योरिन जेनेंसिस से निकाले हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बीटी जीन। और ये जीन हम जिस क्रॉप में ट्रांसफर करेंगे उस क्रॉप को हम लोग, जैसे मान लो कॉटन में ट्रांसफर कर दिए तो उस कॉटन को बोलेंगे बीटी कॉटन। मान लो राइस में ट्रांसफर कर दिया हम लोग उसको बोलेंगे बीटी राइस। अगर मान लो हम उसको सोयाबीन में ट्रांसफर कर दिए तो क्या बोलेंगे हम लोग, बीटी सोयाबीन। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो बैसिलस थ्योरिन जेनेंसिस का जीन है उसके अंदर, इसलिए अब हम उसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ बीटी सोयाबीन। अरे आया नहीं आया यहां तक बात समझ में? अरे यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो भाई, यहां तक क्लियर है क्या? अरे यहां तक क्लियर है तो आखिरी पॉइंट क्या लगवाया था भैया, बैसिलस थ्योरिन जेनेंसिस वाला लिखवा दिया था क्या? यहां से बीटी जीन या फिर क्राई जीन हम निकालते हैं बैसिलस थ्योरिन जेनेंसिस से और इंसर्ट कर देते हैं किसके अंदर भैया, प्लांट के अंदर। अरे यही बात किए थे क्या हम लोग? अरे भाई यही बात किया था क्या हमने लास्ट क्लास में? चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे बीटी जीन या फिर क्राई जीन को। मार्क करना बीटी जीन या फिर क्राई जीन को, रेड कलर से अंडरलाइन करो और उसके बारे में लिखेंगे। बीटी जीन और क्राई जीन को लाल रंग से अंडरलाइन करो और उसके बारे में अपन लिखेंगे। इसमें लिखेंगे इट फॉर्म्स अ टॉक्सिक मटेरियल, इट फॉर्म्स इट फॉर्म्स अ टॉक्सिक insecticidal insecticidal
साइडल प्रोटीन, it forms a toxic insecticidal protein which kills many insects, जो कि बहुत सारे इंसेक्ट्स को मार देता है। वापस सुनना, वापस से क्या बोल रहा हूं भैया, हमारे पास जो बीटी जीन या फिर जो क्राई जीन हम निकाले हैं बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस से। वापस सुनना, जो हम बीटी जीन या फिर क्राई जीन निकाले हैं कहां से भैया, बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस से। वहां हमारा क्या हो रहा है बोलो जरा, वो हमारा एक टॉक्सिक मटेरियल बनाता है। क्या बनाता है भैया, वो एक टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है और वो एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट को मार देने वाला प्रोटीन, बराबर है क्या। अबे इंसेक्ट को मार देने वाला प्रोटीन होता है हमारे पास। अरे क्लियर है भाई। अब बताओ, अगर इंसेक्ट को मार देने वाला प्रोटीन है तो उसके बॉडी में जैसे ही जाएगा इंसेक्ट को मार देगा या नहीं मार देगा। अरे बोलो, उसके बॉडी में जैसे ही जाएगा बताओ इंसेक्ट को मारेगा या नहीं मारेगा, है ना। तो भैया उस वक्त क्या करेगा, उस इंसेक्ट को मार देगा। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अरे आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही। तो हम लोग बात किए कि जो कि बहुत सारे इंसेक्ट को मार देता है। अब देखो, अब मेनली जो इन्फेक्शन होता है ना इंसेक्ट का, इन्फेक्शन कहने का मतलब हम यहाँ बोल रहे हैं कि जो इंसेक्ट हमारे फसल को बर्बाद करते हैं ना, वो केवल लिमिटेड है, मतलब वो लिमिटेड इंसेक्ट्स ही हैं जो हमारे फसल को बर्बाद करता है। अब ऐसा नहीं है कि मक्खी चला जाएगा फसल को बर्बाद करने, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मच्छर चला जाएगा हमारे फसल को बर्बाद करने। कुछ लिमिटेड हमारे पास क्या होते हैं भैया, इंसेक्ट होते हैं, वही क्या करता है, हमारी फसल को बर्बाद करता। अबे आया नहीं आया, सिर्फ वही हमारे फसल को क्या करते हैं भैया, बर्बाद करते हैं। और जो भी हमारे फसल को बर्बाद कर रहे हैं इंसेक्ट्स, जो भी हमारे फसल को इंसेक्ट बर्बाद कर रहे हैं, उनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखे हैं। कितने कैटेगरी में भैया, 3 कैटेगरी में। तो हम यहाँ पे बोले कि भाई यहाँ पे जो हमारा इंसेक्ट है वो 3 टाइप्स का है। कितने तरह का है भैया, 3 तरह का है। हमारे पास जो इंसेक्ट है वो कितने तरह का है भैया, 3 तरह का है। इसमें जो सबसे पहला है वो है हमारा लेपिडोटेरेंस। सबसे पहला है हमारा लेपिडोटेरेंस। सबसे पहला क्या है हमारा, लेपिडोटेरेंस। दूसरा है हमारा कोलियोप्टेरेंस। नाम याद रहेगा, पहला टाइप कौन है हमारा, लेपिडोटेरेंस। दूसरा टाइप है हमारा कोलियोप्टेरेंस। और जो हमारा तीसरा टाइप है वो है हमारा डिप्टेरेंस। वापस देखना, पहला जो टाइप है वो है हमारा लेपिडोटेरेंस, दूसरा है हमारा कोलियोप्टेरेंस और तीसरा है हमारा डिप्टेरेंस। वापस से बोलो जरा, अरे बोलो जल्दी जल्दी, स्पीड में बोलेंगे भैया। पहला टाइप क्या है हमारे पास, लेपिडोटेरेंस, फिर हमारा कोलियोप्टेरेंस, फिर हमारा डिप्टेरेंस। फिर से बोलो भाई, लेपिडोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, लेपिडोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस। बोलो जरा, लेपिडोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस। अरे क्लियर भाई, याद रहेगी बात। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास मेनली 3 प्रकार के ऐसे इंसेक्ट हैं जो हमारे फसल को बर्बाद करता है। उनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखे हैं और वो हैं लेपिडोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस। वापस से बोलना, लेपिडोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस। वापस से बोलो भाई, लेपिडोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस। वापस से बोलेंगे जरा, लेपिडोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस। वापस से बोलो, लेपिडोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस। वापस से बोलेंगे भाई, लेपिडोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस। अरे याद रहेगा भाई, अरे यहां तक याद रहेगी क्या, पक्की बात। तुम लोग साथ में बोलता ही नहीं है, तुम लोग साथ में बोलता ही नहीं है। चलो हम लोग लेपिडोटेरेंस की बात करें तो भैया इसमें 2 कैटेगरी है, हम लोग वो बात कर रहे हैं। हमारे लेपिडोटेरेंस की बात करें तो 2 है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। एक तो हम लोग बात करते हैं टोबैको, एक तो हम लोग बात, अरे टोबैको हमारे फसल को बर्बाद, टोबैको वाले फसल को बर्बाद करता ना इंसेक्ट हमारा। अरे याद करो, हमने सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा बनाया था भाई, टोबैको। और सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल क्या बनाया था, माउस। अरे याद है ना भाई, अरे याद है या भूल गए। तो हम लोग यहाँ पे टोबैको की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टोबैको बर्ड वॉर्म, टोबैको बर्ड वॉर्म। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे वॉर्म लगा है तो कंफर्म हो गया ना भैया, इंसेक्टा ग्रुप का मेंबर होगा। क्लियर है भाई, अरे वो इंसेक्ट ग्रुप का मेंबर है ना। बर्ड वॉर्म क्या है हमारा, एक इंसेक्ट है। बर्ड वॉर्म क्या है हमारा, एक इंसेक्ट है। अरे बर्ड वर्म क्या है हमारा, इंसेक्ट है। और वो किसको खराब कर रहा है हमारे, अरे किसको खराब कर रहा है हमारे, टोबैको को। किसको खराब कर रहा है भाई, हमारे टोबैको। तो जो लेपिडोटेरेंस है उसमें एक तो हो जाएगा हमारा टोबैको बर्ड वर्म, जो टोबैको खराब करने वाला हमारे पास बर्ड वर्म है। अरे क्लियर है भाई,
अरे यहां तक समझ में आई क्या? और दूसरा होता है हमारा आर्मी वॉर्म। क्या होता है दूसरा हमारा? आर्मी वॉर्म। आर्मी वॉर्म क्या करता है ना, पूरे अपनी आर्मी लेके जाता है पूरा फसल बर्बाद करने। आर्मी वॉर्म क्या करता है? अपनी पूरी आर्मी लेके जाता है हमारे फसल को बर्बाद करने के लिए। अरे समझ में आई बात नहीं आई? अरे यहां तक क्लियर है या नहीं है? तो हम लोग क्या बात करते हैं कि आर्मी वॉर्म जो होता है वो पूरे आर्मी को लेके जाता है क्या करने भैया? हमारे फसल को बर्बाद करने के लिए। अरे ये बात समझ में आई या उड़ गई? अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोलियोप्टेरेंस में। तो कोलियोप्टेरेंस में जो आएगा हमारा, वो है हमारे पास बिटल्स। अरे ये तो नाम सुना ही होगा ना बिटल्स का, है ना? तो ये हमारे हैं दैट इज द बिटल्स, लिखते जाओ साथ में। और हम लोग बात करें आखिरी में दैट इज द डिप्टेरेंस की, तो ये हमारे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। अच्छा बताओ, क्या फ्लाइज एंड मॉस्किटो से हमारे को कोई खतरा है क्या? फ्लाइज एंड मॉस्किटोज से हमारे को कोई खतरा है नहीं है? तो हम लोग सारे इंसेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए भाई? कितने टाइप में? 3 टाइप में। अरे इधर देखो, सारे इंसेक्ट को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया भैया? 3 टाइप। सबसे पहला हमारा लेपिडोटेरेंस, फिर हमारा कोलियोप्टेरेंस, फिर हमारा डिप्टेरेंस। वापस बोलो, लेपिडोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस। लेपिडोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस। क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या डिप्टेरेंस से? अरे ये फ्लाइज एंड मॉस्किटो ने क्या ये हमारे फसल को बर्बाद करने वाला है क्या? अरे क्या ये हमारे फसल को बर्बाद करेगा क्या? अच्छा मेनली जो फसल को बर्बाद कर रहा होगा वो हमारा बर्ड वर्म और आर्मी वर्म होगा। अरे अगर बहुत ज्यादा अगर इंसेक्ट हो गया है हमारे खेतों में तो वो भी हमारा गड़बड़ है ना भाई? अरे दिक्कत है या नहीं है भाई? अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो यहां तक समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आई या बात नहीं आई?
चलो समझना क्या बोल रहा हूँ मैं वापस से। देखो ये बात समझ में आ गई क्या कि लेपिडोप्टेरेंस में दो ये हमारा टोबैको बोर्ड वर्म, आर्मी वर्म, बीटल्स, फ्लाइज, मॉस्किटो, और अब हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है भैया, वो क्राई प्रोटीन, बराबर है क्या, मिलता है। और बैक्टीरिया के अंदर वो प्रोटीन किस फॉर्म में रहता है भैया, इनएक्टिव फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में और क्रिस्टल फॉर्म में। वापस से बोल रहे हैं अपन, भैया बैक्टीरिया के अंदर वो प्रोटीन किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव, इनसॉल्युबल एंड क्रिस्टल फॉर्म में वो रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो जब प्लांट के अंदर बात करें, जब हम ये जीन प्लांट के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो ये प्लांट के अंदर भी किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव और इनसॉल्युबल फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है भैया, इनएक्टिव एंड इनसॉल्युबल। और जैसे ही उस प्लांट को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट के अंदर कौन सा प्रोटीन चला जाएगा भाई, क्रिस्टल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन जाएगा भैया यहाँ पे, क्रिस्टल प्रोटीन। और जैसे ही उसके अंदर क्रिस्टल प्रोटीन इंटर करेगा तो क्रिस्टल प्रोटीन की प्रॉपर्टी है भाई, क्रिस्टल प्रोटीन का प्रॉपर्टी होता है ये एक्टिव हो जाता है जब इसको एल्केलाइन मीडियम मिलता है। क्या मिलता है भैया इसको, अरे इसको क्या मिलता है भैया, जब इसको एल्केलाइन मीडियम मिलता है तो ये एक्टिव हो जाता है। अरे समझ में आई नहीं आई, तो जैसे ही इसको एल्केलाइन मीडियम मिलेगा ये एक्टिव हो जाएगा, ये हमारा क्राई प्रोटीन। अरे बोलो भाई, जैसे ही इसको एल्केलाइन मीडियम मिलेगा ये हमारा क्राई प्रोटीन क्या हो जाएगा भैया, एक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ये काम जब एक्टिव हो जाएगा तो अब बर्बाद करेगा ये, तो ये बात समझ में आई। अगर इसको एक्टिव होना है तो इसके लिए कौन सा मीडियम चाहिए इसको बताओ, क्या प्लांट के अंदर इसको कभी किसी कीमत पे एल्केलाइन मीडियम मिलेगा, तो प्लांट के अंदर इसको किसी कीमत पे एल्केलाइन मीडियम नहीं मिलेगा। लेकिन बताओ क्या हमारा जो गट होता है, गट हमारा माउथ से लेके जो एनस तक का पार्ट होता है, क्या उसके अंदर कहीं पे एल्केलाइन मीडियम आता है या नहीं आता भैया। अबे स्टमक में एसिडिक मीडियम और स्टमक के बाद जितना है वो सब एल्केलाइन मीडियम, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो भी है वो सब इसमें क्या हो रहा है भैया, एल्केलाइन मीडियम। तो वैसा ही इंसेक्ट में भी हो रहा होगा। अरे बोलो रे, वैसा ही किसमें हो रहा होगा भैया, इंसेक्ट में भी हो रहा होगा। इंसेक्ट्स में भी क्या होगा यहाँ पे कि भैया वहां पे भी उसके गट में भी क्या होगा भैया, एल्केलाइन मीडियम। तो जैसे ही एल्केलाइन मीडियम में जाता होगा ये क्राई प्रोटीन, ये एक्टिव हो जाता होगा। और एक्टिव होने के साथ करता क्या है, जैसे मान लो ये हमारा गट है, ये हमारा क्या है भैया, गट है। तो अभी क्या करेगा ना भैया, क्राई प्रोटीन कोई काम कुछ नहीं करता है, ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है ना इसमें जगह जगह पे छेद कर देता है। ये देखो जगह जगह पे पोर क्रिएट कर दिया, क्या देखो ये जगह जगह पे पोर क्रिएट कर दिया। और जैसे ही इसमें भैया पोर क्रिएट होगा, अब बताओ क्या ये ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा या मरेगा। अबे यार लॉस ऑफ वाटर से सलट जाएगा भैया, पानी जितना भी होगा डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर वो सब बाहर निकल जाएगा ना भाई, पेट में भर भूर आ जाएगा कि नहीं भर भूर आ जाएगा। अरे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को छेद कर देता भैया, जगह जगह पे इसको पूरा पोर क्रिएट करेगा। और बहुत ज्यादा कौन करता है भैया, ये क्राई प्रोटीन। तो अब बताओ क्या वो इंसेक्ट मरेगा या नहीं मरेगा। अच्छा बताओ क्या ऐसा प्लांट हम खा सकते हैं क्या। अबे नहीं भैया, अगर गलती से बीटी सोयाबीन बना है तो हम बीटी सोयाबीन को खा नहीं सकते, क्योंकि भैया हमारे में भी एल्केलाइन मीडियम होता है। क्या पता हमारे गट में छेद कर दे। अबे आया नहीं आया, अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमारे गट में भी जब एल्केलाइन मीडियम है तो किसी कीमत पे क्या हम इसको खा सकते हैं क्या। अरे क्या इस क्रॉप को हम खा सकते हैं भाई, तो हम इस क्रॉप को खा नहीं सकते। अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई बात, अरे बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे नॉर्मल, व्हेन इंसेक्ट फीड दिस प्रोटीन, जब इंसेक्ट इस प्रोटीन को खाता है, व्हेन इंसेक्ट फीड दिस प्रोटीन, व्हेन इंसेक्ट फीड दिस प्रोटीन, व्हेन इंसेक्ट feed this protein, the insoluble crystal get dissolved, the insoluble crystal get dissolved in its midgut, in its midgut, midgut मतलब अरे जो हमारा गट है ना उसका मिडिल पार्ट। अरे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, वो हमारा मिडिल पार्ट है ना। अरे अपर पार्ट क्या है, माउथ से लेके इसोफेगस तक। हमारा लोअर पार्ट क्या है, एनस, रेक्टम, ये सब। और जो बीच वाला पार्ट क्या है, वो स्टमक से लेके हमारा लार्ज इंटेस्टाइन तक का पार्ट क्या है, हमारा मिडिल गट। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मिडिल गट। अरे ये वाला जो रीजन है ना भैया, ये हमारा मिडिल गट है, इसके ऊपर क्या है हमारा अपर गट, इसके नीचे क्या है हमारे पास लोअर गट। अरे क्लियर है भाई। तो हम लोग मिड गट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मिड गट। किसकी बात कर रहे हैं भैया हम लोग, मिड गट। तो हम लोग बात करें कि भैया ये एक्टिव हो जाता है जब कहां जाता है, मिड गट में। कहां जाता है भैया, इंसेक्ट के मिड गट। मतलब इंसेक्ट के मिड गट में क्या मिलता होगा इसको,
एल्केलाइन मीडियम मिलता होगा, मतलब बेसिक मीडियम इसको मिलता होगा जहां पे पीएच जो होगा वो मोर देन 7 होगा। अरे सही बात गलत बात? अरे पक्की बात समझ में आई ना? तो इसके बाद लिखेंगे उसी में मिडगट ड्यू टू एल्केलाइन कंडीशन, ड्यू टू एल्केलाइन कंडीशन। एल्केलाइन कंडीशन को अंडरलाइन मार्क करना और लाल रंग से, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि किस मीडियम में हमारा क्राई प्रोटीन या फिर क्रिस्टल प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो किस कंडीशन में होगा भैया? जब उसको क्या कंडीशन मिलेगा? एल्केलाइन मीडियम। जब उसको बेसिक मिलेगा तब। दो तरह का मीडियम होता है ना, एसिडिक बेसिक, तो इसको जब बेसिक मिलेगा तब ये एक्टिव हो जाएगा। समझ में आएगा? उसके पहले ये क्या रहेगा भैया? इनएक्टिव रहता है। कोई दिक्कत भाई? तो एल्केलाइन मीडियम को, एल्केलाइन कंडीशन को मार्क करके उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, उस पर स्टार लगा देना। क्लियर है भाई? एल्केलाइन कंडीशन एंड दिस प्रोटीन, स्टेटमेंट जारी रहेगा, एंड दिस प्रोटीन and this protein becomes active, और उस वक्त हमारा ये प्रोटीन क्या हो जाएगा भैया? एक्टिव हो जाएगा। अब ये एक्टिव प्रोटीन करता क्या है बताओ? अबे ये पोर क्रिएट कर देगा किसके अंदर? मिडगट के अंदर। अरे बोलो भाई, पोर क्रिएट कर देगा किसके अंदर? मिडगट के अंदर। बताओ वो मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वापस से बोलना जरा। एक्टिव तक लिख लिया क्या? एक्टिव तो लिख लिया। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिखना दिस एक्टिव प्रोटीन, उसी में लिखते जाओ। दिस एक्टिव प्रोटीन लिखते जाएंगे अपन। दिस एक्टिव प्रोटीन बाइंड विथ मिडगट, ये मिडगट से जुड़ जाता है। बाइंड विथ मिडगट, दिस एक्टिव प्रोटीन बाइंड विथ मिडगट, बाइंड विथ मिडगट एपिथीलियम, EPI एपिथेलियम, उसके एपिथेलियम सेल से जुड़ता है। अरे बाहरी वाले लेयर से। जैसे देखो ये अंदर वाला, अरे यार इतना मोटा लेयर होगा ना अंदर और बाहर से, तो इस पे जुड़ता है, मतलब ये एपिथेलियम है, ये बाहर वाला एपिथेलियम है। क्लियर है भाई? अरे एपिथेलियम, एपी का मतलब ऊपर, थेलियम मतलब लेयर है, पर यहाँ पे सेल से रिलेटेड है। ठीक है भाई? तो यहाँ पे एपिथेलियम क्रिएट स्पोर, क्या करेगा? बाइंड विथ मिडगट एपिथेलियम, मिडगट के एपिथेलियम से जुड़ता है एंड पोर क्रिएट कर देता है। कॉमा क्रिएट स्पोर हो गया एपिथेलियम के बाद, कॉमा क्रिएट्स पोर कॉजेज स्वेलिंग। जहां पोर क्रिएट करेगा वहां पे सूजेगा या नहीं सूजेगा? अबे मेरे को जहां पे कट लगता है वहां पे सूज जाता है या नहीं सूजता भैया? सूज जाएगा। तो कॉजेज स्वेलिंग एंड लाइसिस मतलब वहां का सेल खत्म हुआ। अरे यार देखो, जैसे मान लो कि इतना हमारा लेयर है, तो यहाँ पे हमको पोर क्रिएट करना है, तो यहाँ का सेल का लाइसिस करवाना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ का सेल खत्म करना पड़ेगा, मुझे यहाँ के सेल को डिसॉल्व कर देना पड़ेगा, तो यहाँ का सेल डिसॉल्व हो गया। क्लियर है भाई? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अरे वापस से बोलो, क्या बोला भाई? है ना, सेल मतलब लाइसिस ऑफ, क्या बोला? स्वेलिंग एंड लाइसिस of cell and ultimately insect will die, 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 and ultimately insect will die। कोई दिक्कत भाई? अरे समझ में आ गया कि ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार पाता है? क्योंकि वो किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव इनसॉल्युबल क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। कोई दिक्कत भाई? प्लांट को क्यों नहीं मारेगा? इनएक्टिव इनसॉल्युबल और क्रिस्टल फॉर्म में। लेकिन इंसेक्ट को क्यों मारेगा? क्योंकि उसको एल्कलाइन मीडियम मिल जाता है एक्टिव और सॉल्युबल होने के लिए, और उसके बाद ये अपना काम करेगा, मिडगट से जुड़ेगा और बर्बाद कर देगा। अरे आया नहीं आया? क्या हम इसको खा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं खा सकते अपन? क्योंकि हमारे गट में भी क्या होता है? एल्कलाइन मीडियम मिलता है। तो बीटी क्रॉप बनाया जाएगा, बीटी सोयाबीन बनाया जाएगा, बीटी राइस भी बनाया जाएगा, पर हम उसको खाएंगे? अरे बनाया गया था खाने के लिए, बाद में पता चला नहीं इससे नुकसान होने वाला है। क्लियर है भाई? इससे पता चला इंसान को भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिव हो रहा है ना, तो हमारे में एल्कलाइन मीडियम होता है, तो फिर इसको बंद कर दिया गया है ना। अब बनाया क्या जाता है? कॉटन वगैरह, जैसे कि कॉटन अगर हम बनाते, क्या तुम रुई खाती है क्या बैठ के? नहीं ना। अगर अपन रुई खाते नहीं अपन बैठ के, तो इसको बना लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे बना सकते या नहीं बना सकते भाई?
आराम से बनाओ और उसको गद्दा में कस के खुश रहो। अरे यार, टोबैको बर्डवर्म हम बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला इसको खराब कर देता है। ठीक है, अभी तक हम ये बोले नहीं है कि इसको बना लिया गया है। अब ये जब बनेगा तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इसके इस टोबैको का हम क्या करेंगे। बराबर है क्या? अभी कोई जरूरी है कि टोबैको को तुम खैनिये बना के खाओ? क्या टोबैको को तुम गांजा में भर के जला के नहीं पीता है? हैं? जब जलाया तो प्रोटीनवा जल नहीं गया? तब फिर नहीं समझ में आया। अबे गया तो उसका धुआं ना हमारे अंदर, अब पूरा का पूरा प्रोटीन थोड़ी चला गया है। बोल भाई, प्रोटीन थोड़ी गया है। तो टोबैको को बचाने के लिए उसमें डाल दो, टोबैको खाएगा नहीं लोग। समझ में आएगा? टोबैको खाएगा नहीं। अब वैसे भी टोबैको का जो रस होता है ना भाई, वो माउथ में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको चांस नहीं मिलता है इंटेस्टाइन तक पहुंचने का। समझ में आएगा? उतना चांस नहीं मिलेगा इसको। चलो आगे हम बात करते हैं। क्लियर है भाई? हमारा आगे देखना भैया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बीटी जीन या फिर क्राई जीन जो है ना, वो सेवरल टाइप्स के होते हैं। तो अपन लिखेंगे, टॉपिक डालेंगे अपन बीटी जीन स्लैश क्राई जीन। बीटी जीन या फिर हम क्राई जीन की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये सेवरल टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं भैया। और ये सारा टाइप्स अपने को याद रखना है। क्लियर है भाई? ये सेवरल टाइप्स के होते हैं और ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। इंसेक्ट की बात करें तो ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। हम लोग बोलते हैं ना भैया, इधर देखो, हम लोग बोलते हैं कि एक ग्रुप का इंसेक्ट मतलब 10-12 तरह का इंसेक्ट होगा, केवल वही इफेक्ट हो सकता है। अरे क्लियर है भाई? अरे नहीं समझ में आया? कुछ 10-12 तरह के क्या होंगे? इंसेक्ट होंगे, केवल वही इफेक्ट हो पाएगा एक जीन से। किससे भैया? एक जीन से। तब हम उसको बोलेंगे कि भैया एक, अब बीटी जीन भी बहुत सारे तरह का होगा ना रे। अब नहीं समझेगा भाई, अरे बहुत सारे तरह का होगा। तो वो अलग अलग जो है, वो बीटी जीन या फिर क्राई जीन जो अलग अलग है, वो अलग अलग इंसेक्ट के लिए होता है। किसके लिए भैया? अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए होता है। वापस से बोलो, वो अलग अलग इंसेक्ट के लिए होता है। हमारे पास बीटी जीन या फिर क्राई जीन दुनिया में एक के तरह का नहीं है भाई। हमारे पास बहुत सारे तरह का बीटी जीन या फिर क्राई जीन है। आया नहीं आया? और जो कि क्या होता है भैया, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही बात कर सकता है। समझ में आया क्या? जैसे कि मान लो हम लोग डिवाइड कर दिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में। तो अगर मान लो कोई BT1 है, क्लियर भाई, और वो अगर कर रहा है ग्रुप 1 को इफेक्ट, तो वो किसी भी कीमत पे ग्रुप 2 को इफेक्ट नहीं कर सकता है। ग्रुप 1 के अंदर 10 को बैक्टीरिया, 10 को इंसेक्ट होगा जिसको खराब कर देता होगा। अरे आया कि नहीं आया यहां तक बात समझ में? अरे बोलो भाई, अरे बोलो। तो अब बताओ, हम जब जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम किस चीज का ध्यान रखेंगे? हम कौन सा, देखो हम बोल रहे हैं कि बीटी जीन बहुत सारे तरह का है। वापस से बोल रहा हूं भैया, बीटी जीन हमारे पास बहुत सारे तरह का है। तो हम जब जीन ट्रांसफर कर रहे होंगे तो हम मतलब क्या देखेंगे जीन ट्रांसफर करने से पहले? मतलब अगर हम बीटी जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो कौन सा बीटी जीन हम लेंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमको कौन सा इंसेक्ट को मारना है। सही बात? अरे बोलो। हम बोल रहे हैं कि बीटी जीन अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग प्रकार के बीटी जीन अलग अलग इंसेक्ट को मार सकता है। क्लियर है भाई? तो अब हमको जिस तरह का इंसेक्ट मारना है, केवल उसी प्रकार के बीटी जीन को अपन ले सकते हैं। नहीं समझ में आया भाई? तो अब बीटी जीन इस बात पे, हम जो जीन ट्रांसफर कर रहे हैं प्लांट के अंदर बीटी जीन, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि भैया हम किस में, हम किसके लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब हमको किस इंसेक्ट को मारना है। अबे आया नहीं आया भाई? अबे आई बात नहीं आई भाई? तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या, सिलेक्शन ऑफ बीटी या फिर क्राई जीन। यहां पे लिखो सिलेक्शन, लिखो सिलेक्शन ऑफ बीटी या फिर क्राइजीन, क्राइजीन डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। वो दो चीज पे डिपेंड करेगा। डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन टू थिंग्स, वो दो चीज पे डिपेंड करेगा।
जीन या फिर जो हमारे पास क्राइजीन है, ये दो थिंग्स पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा लेंगे। एक तो हमारे को कौन सा इंसेक्ट मारना है, अरे है ना, मतलब हमारा टारगेटेड इंसेक्ट क्या है, और एक हम कौन से प्लांट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब पता चले टारगेट इंसेक्ट बना लिए और जो हमारा प्लांट है वो इस जीन को लेने से मना कर दे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना भाई हमारे को। चलो, तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो हमारे पास डिपेंड करेगा टारगेटेड इंसेक्ट पे, एक डिपेंड करेगा हमारे पास किस पे, टारगेटेड इंसेक्ट पे, और एक किस पे डिपेंड करेगा भाई हमारा, अरे एक करेगा टारगेटेड इंसेक्ट पे और एक डिपेंड करेगा हमारा टाइप ऑफ होस्ट प्लांट। किस पे डिपेंड करेगा भैया, हमारा टाइप ऑफ होस्ट प्लांट। लिखेंगे जल्दी, हमारे पास होस्ट प्लांट कौन है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा बीटी जीन उसमें ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है क्राई 1 AC जीन एंड क्राई 2 AB जीन। हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे है क्राई 1 AC जीन एंड क्राई 2 AB जीन। ये किसके लिए ट्रांसफर करते हैं, फॉर बॉलवॉर्म इंसेक्ट, फॉर बॉलवॉर्म इंसेक्ट। अच्छा, कभी बॉलवॉर्म तुम लोग देखा होगा जरूर, कहां देखा होगा भैया, कॉटन के अंदर। अरे कॉटन के अंदर देखा है क्या, एकदम मस्त गोला सा स्ट्रक्चर बन जाता है बॉल टाइप का, अब मस्त आदमी उसको निकाल के उसको फेंक देता है, अरे वो इंसेक्ट रहता है भैया। हाँ हाँ हाँ, ब्राउन कलर का रहता है। क्लियर भाई, वो हमारा इंसेक्ट रहता है। कई बार सीड भी होता है पर वो उसी टाइप का होता है, मतलब वो सीड और इंसेक्ट में तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा। अरे क्लियर है भाई, मतलब इतना सिमिलर होता है। अरे समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये बॉल वॉर्म के लिए हम कौन सा जीन यूज करेंगे भैया, क्राई 1 AC जीन एंड क्राई 2 AB जीन। कौन सा यूज करेंगे हम लोग, क्राई 1 AC जीन एंड क्राई 2 AB जीन। क्लियर है, क्राई 1 AC जीन एंड क्राई 2 AB जीन किसके लिए यूज करते हैं भैया, बॉलवॉर्म इंसेक्ट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, अगर मुझे बॉलवॉर्म को मारना है तब उस केस में हम किसको यूज करेंगे, क्राई 1 AC जीन, क्राई 2 AB जीन को यूज करेंगे। अरे क्लियर है। अच्छा, अरे बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास क्राई 1 AC जीन है तो क्राई 1 AB जीन भी होगा हमारे पास, अरे बोलो ना। तो हमारे पास अगला, ये तो हमारा पहला एग्जांपल हो गया। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो दूसरा हमारे पास है क्राई 1 AB जीन। अब जो क्राई 1 AB जीन होता है ना भैया, इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर कॉर्न बोरर इंसेक्ट, फॉर कॉर्न बोरर इंसेक्ट। अच्छा, कॉर्न बोरर इंसेक्ट का क्या मतलब है, अबे यार किसी कोई सीड में क्या करता है, जो प्लांट में क्या करता है, आर पार छेद कर देता है। अरे करता नहीं करता भैया, ये वही है कॉर्न बोरर इंसेक्ट। बराबर है क्या, नहीं समझ में आया? ये इंसेक्ट क्या भी है, कॉर्न बोरर इंसेक्ट, मतलब वो प्लांट को एक पर्टिकुलर जगह से खा के आर पार छेद कर देगा। अरे बोलो ना। तो हम चाहते हैं क्या हमारे प्लांट में छेद हो, नहीं ना, हम उसमें क्या डाल देंगे, क्राई 1 AB जीन। जैसे ही वो इंसेक्ट इसको खाएगा, किसको, क्राई 1 AB जीन वाले प्रोटीन को, क्या वो मर मुरा जाएगा क्या? अरे बोलो, वो मरेगा या नहीं मरेगा? तो बताओ, क्या वो प्लांट हमारा इंसेक्ट रेसिस्टेंट हुआ या नहीं हुआ? क्या उस इंसेक्ट से अब उस प्लांट को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उस प्लांट को उस इंसेक्ट से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जैसे ही आएगा खाने पीने, कुल मिला के वो मरमुरा जाएगा। अरे आया नहीं आया यहां तक बात समझ में? अरे बोलो मियाँ, अभी तक नींद में हो क्या मियाँ? नहीं, जग चुके हैं अपन, पक्की बात। चलो स्टेटमेंट लिखेंगे, दीज जीन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। अब ये जीन कहां से, हम बैक्टीरिया से ना आइसोलेट करेंगे। दीज जीन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं इसको, अरे बैक्टीरिया का नाम बताओ, बैसिलस थ्यूरिनजेनेंसिस। किससे हम लोग निकालते हैं भैया, बैसिलस थ्यूरिनजेनेंसिस। क्लियर है भाई? तो लिखेंगे, दीज जीन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड ट्रांसफर इन मेनी प्लांट
मेनी प्लांट विद द हेल्प ऑफ, कौन सा वेक्टर यूज करेंगे जल्दी बताओ। अरे कौन सा वेक्टर यूज करोगे अगर प्लांट में ट्रांसफर करना है तो टीआई प्लाज्मिड अपन यूज करेंगे। अरे सही है क्या? अरे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो पीछे वाला? अरे पढ़े नहीं पढ़े भाई? तो हम लोग किसको यूज करेंगे? टीआई प्लाज्मिड को यूज करेंगे। तो बाय द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड वेक्टर, बाय द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड वेक्टर। हो गया? अरे हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात? जाओ ना, पूछने वाला क्या बात। चलो अच्छा, टीआई प्लाज्मिड के बारे में। अरे टीआई प्लाज्मिड को ही और क्या बोलते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। अरे वो हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से निकलता है हमारा टीआई प्लाज्मिड। सही बात है। और ये किसमें कॉज करता है? डाइकॉट में कि मोनोकॉट? इन्फेक्शन किसमें करता है? डाइकॉट या मोनोकॉट? डाइकॉट में। मोनोकॉट में नहीं करता। काहे करता है डाइकॉट में? क्योंकि भैया उसमें एक केमिकल मिलता है डाइकॉट में, कौन सा? एसिटोसिरिंगोन। और एसिटोसिरिंगोन केमिकल जब मिलेगा तो वो क्या करेगा? इस टीडीएनए को ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर? दैट इज अ प्लांट के जीनोम के अंदर। अरे समझ में आ रहा है क्या? तब वहां पे इन्फेक्शन कर देता। तो हम लोग उसी को वेक्टर के तौर पे यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमारे को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। अरे क्लियर भाई? सीधे प्लांट के सेल में डाल दो, वो अपने आप बाकी काम कर लेगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अरे बोलो भाई, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भाई। अरे बोलो 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 जल्दी जल्दी। चलो अब हम लोग देखे क्या कि कौन कौन सा इंसेक्ट बनाया गया। अरे देखे क्या, मतलब कौन कौन सा प्लांट बनाया गया है। अब तुम बताना कि हम किसको यूज करेंगे और किसको यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले बनाया गया है हमारे पास बीटी कॉटन, बोलो जरा। अगला है हमारे पास बीटी टोबैको। अगला है हमारे पास बीटी सोयाबीन। उसके बाद अगला है हमारे पास बीटी कॉर्न। अगला है हमारे पास बीटी ब्रिंजल। अगला है हमारे पास बीटी राइस। तुम बताओ किसको यूज करोगे इसमें? अरे हम इसमें से किसको यूज कर सकते हैं? किसको? अरे समझ में आ रहा है ना? अरे क्या हम ब्रिंजल को, कॉर्न को, ये सबको यूज करेंगे क्या खाने पीने के लिए? काहे नहीं करेंगे भैया? क्योंकि हमारे अंदर भी अल्कलाइन मीडियम है। कौन टेस्ट करने जाएगा पहला बार? कोई करेगा क्या? नहीं, चूहा को देंगे। नहीं, चलो बेचारा हर 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 बात में तुम चूहे को बर्बाद कर दो। नहीं, पहले से वो खुद बर्बाद है। नहीं, चलो तो अच्छा, हम लोग जो कॉटन मेनली यूज करते हैं, कॉटन में ही ना सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता था किसका? बॉलवॉर्म का। अरे किसका इन्फेक्शन होता था? मतलब ये जो बीटी कॉटन होगा वो रेसिस्टेंट हो गया होगा बॉलवॉर्म के लिए। अरे बोलो भाई, जो हमारा बीटी कॉटन होगा वो क्या हो गया होगा? रेसिस्टेंट हो गया होगा किसके लिए? बॉलवॉर्म के लिए। तो क्या बीटी कॉटन को मार्क करके अपन लिख सकते हैं क्या? रेसिस्टेंट टू बॉलवॉर्म, रेसिस्टेंट टू बॉलवॉर्म। क्लियर है? अरे यहां तक समझ में आई क्या बात? अच्छा याद भी है कि नहीं हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? अरे चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और उसमें टॉपिक चल रहा है क्या कि हम जीएम क्रॉप क्यों बनाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर साइंस, याद है? और हमारे पास क्वेश्चन था कि हम जीएम क्रॉप क्यों बनाते हैं। उसका पहला रीजन था क्या? टू न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल कौन कौन थे? एक तो था हमारा गोल्डन राइस, जिसमें हम कैरोटीन के जीन को ट्रांसफर किए थे। एक था हमारा प्रोटीन रिच पोटैटो। अगला था हमारा रीजन कि भैया ताकि हम सैलिनिटी से ड्रॉट से एबायोटिक स्ट्रेस से बचा सके, टॉलरेट बना सके। बराबर है क्या? और उसके लिए क्या था एग्जाम्पल हमारा? ट्रांसजेनिक टोमेटो। क्लियर भाई? उसके बाद आया हमारा टू, मतलब हमारे को क्या है? टू अवॉइड द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, या फिर टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस तीसरा। और उसमें चाइना वालों ने बनाया था, और ये था हमारा फ्लेवर सेवर टोमेटो। अरे था क्या? और उसके बाद अगला क्या था हमारा चौथा रीजन? अरे अगला चौथा रीजन हम क्या चाहते थे? उसको इंसेक्टिसाइडल, मतलब हर्बिसाइडल। हम हर्बिसाइडल बनाना चाहते थे। अरे सही है, जो हम हर्ब डाले तो हमारे प्लांट को कोई फर्क ना पड़े। और हम किसको बनाए? टोबैको को।
और टोबैको हमारा क्या है भैया, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है हमारा, माउस। अरे कौन है भैया हमारा, माउस। पांचवें नंबर पे क्या किया हमने, हमने बायोफार्मास्यूटिकल्स में इसको यूज किया। एक हिरुडीन का जो जीन था उसको हमने डाल दिया ब्रेसिका नेपस प्लांट में, और वहां से जो उसका सीड बना उसको क्रश किए, और क्रश करने के बाद जो तेल निकला उसी में से हम हिरुडीन निकाले, और हिरुडीन फिर वापस डाल दिए, जिसको जरूरत था उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। क्लियर है भाई। और साथ ही हम लोग क्या बनाए थे, ट्रांसजेनिक टोमेटो बनाना। किसके लिए बनाए थे भैया, किसके लिए, हेपेटाइटिस के लिए और कोलेरा के लिए। शुगर बीट बनाए थे किसके लिए, फुट एंड माउथ डिजीज। और याद करो ट्रांसजेनिक बनाना एंड ट्रांसजेनिक पोटैटो बनाया था हमने किसके लिए भैया, डायरिया के लिए। अरे याद है या भूल गए। और उसके बाद हमारा छठा पॉइंट आया था टू डेवलप अ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। सही है क्या। और पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट दो तरह के होंगे, एक तो नेमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट और एक इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। और हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। मतलब बी पॉइंट अभी बचा हुआ है हमारा, दैट इज अ नेमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट। तो टॉपिक डालेंगे बी और वहां पे लिखना नेमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट। बनाया गया है पर खाया नहीं जाता है। क्लियर है। अरे उबाल के खाता ही कोई जरूरी है कि प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा, हैं? मान लो इनएक्टिव नहीं हुआ था तो तुम ओम नमः स्वाहा हो जाएगा। फिर पॉसिबिलिटी सारा मान के जाए तो तुम करो ना, खा के टेस्ट करो। अभी इसका अप्रूवल मिलेगा तब ना, हार्म नहीं करेगा। इसका अप्रूवल नहीं है अभी भाई। हार्म करने का क्या मतलब, पहले इसको उगाओ उसके बाद ना हार्म। इसका अप्रूवल ही नहीं है। क्या टॉपिक डालेंगे, बी पॉइंट है हमारे पास नेमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट। नेमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट। अभी हम लोग पढ़े थे इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट। वो ए पॉइंट था छठा ही पॉइंट के अंदर। अरे जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट चल रहा था ना, उसी के अंदर हमारा वो छठा पॉइंट के अंदर ए था और ये बी है, नेमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट। नेमेटोडा, सीधे नेमेटोड होगा, ई नहीं होगा यहाँ पे। चलो यहां तक समझ में आई नहीं आई। अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो जल्दी जल्दी, पक्की बात। अच्छा अच्छा, नेमेटोड क्या करता होगा, कोई ना कोई डिजीज कॉज करता है। अरे यार याद करो ना, जितना भी पैथोजेनिक था, हम बोले थे ना कि मैक्सिमम पैथोजेन यहीं से निकलता है, नेमेटोडा से। अरे बोला था जिस समय पढ़ाया था कि बहुत सारा पैथोजेन है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सला वेक्टर है, चाहे कुछ ना कुछ है है उसके अंदर। अरे बताया था या नहीं बताया था भाई, ये बात हम पहले कर चुके थे। अरे आई बात या नहीं आई, अरे आई, गलत बात। चलो आ जाओ। तो हम लोग बात किया क्या, नेमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भैया, नेमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट। और ये क्या करता होगा, कुछ डिजीज कोज करता होगा प्लांट में या एनिमल में। इट कोजेज सम डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, मतलब कुछ में, प्लांट में भी और एनिमल्स में। तो हम क्या करना चाहते हैं, प्लांट को रेसिस्टेंट बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं भैया हम लोग, प्लांट को रेसिस्टेंट बनाना चाहते हैं। किससे, नेमेटोडा से। किससे बनाना चाहते हैं भैया, नेमेटोडा से। तो यहाँ पे लिखेंगे, नेमेटोडा को मार्क करना, लिखना कॉजेज डिसऑर्डर इन सम प्लांट स्लैश एनिमल्स। इसको लिखना, लिखना यहाँ पे कॉजेज डिसऑर्डर in some plant slash animals, in some plant slash animals। हो गया। जैसे कि एक नेमेटोडा है जिसका एग्जाम्पल है, देखना जरा। ये नेमेटोडा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यकीन मानना, इसको याद रखना पड़ेगा तुमको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, बराबर है क्या। मैं बात कर रहा हूं मेलोडिगाइनी, मेलोई डी गाइनी इनकॉग्निसिया की। ये भैया एक क्या है भैया, हमारे पास नेमेटोड है, मेलोडिगाइनी
इनकोग्निसिया, ये कॉज करता है, कॉजेज रूट नॉट डिसऑर्डर, रूट नॉट डिसऑर्डर इन प्लांट, ब्रैकेट में टोबैको, टोबैको में क्या करता है भैया, रूट नॉट डिसऑर्डर को कॉज करता है। कौन सा डिसऑर्डर है भैया, रूट नॉट डिसऑर्डर। अच्छा याद करो, टीआई प्लाज्मिड कौन सा डिसऑर्डर कॉज किया था, टीआई प्लाज्मिड, हाँ क्राउन गॉल डिजीज, गॉल GALL गॉल, कुछ याद नहीं है तुमको, कुछ याद नहीं है, पिट दे। चलो यहां तक हो गया क्या। तो नेमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट में बात करेंगे, कॉजेज डिसऑर्डर इन सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जांपल हो जाएगा मेलोडिगाइनी इनकोग्निसिया कॉजेज रूट नॉट डिसऑर्डर इन प्लांट, जैसे कि टोबैको, जैसे कि क्या है हमारे पास भैया, टोबैको। चलो अब अगर मुझे इसको रेसिस्टेंट बनाना है, तो इसके लिए एक पॉइंट देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इसको लिख लेंगे, दे आर डेवलप्ड, दे आर डेवलप्ड by a very स्पेशल टेक्निक, हम इसको बहुत ज्यादा एक स्पेशल टेक्निक से बनाते हैं, स्पेशल टेक्निक, और उस टेक्निक का नाम क्या है, RNA इंटरफेरेंस। अरे बोला था कि IRNA या फिर RNA इंटरफेरेंस आएगा, RNA इंटरफेरेंस स्लैश RNA आई टेक्निक, सो है ना, या फिर हम इसी को बोलते हैं IRNA टेक्निक। क्लियर है भाई, IRNA टेक्निक। और RNA इंटरफेरेंस जो होता है ना, वो एक टेक्निक होता है जीन को साइलेंस करने का। अरे जीन को साइलेंस करने का मतलब है उसको काम हम नहीं करने देंगे, समझ में आ रहा है क्या, जीन को साइलेंस करने का क्या मतलब है कि हम उसको काम नहीं करने देंगे। तो RNA इंटरफेरेंस की बात करें तो हम लोग बोले कि इट कॉजेज साइलेंसिंग ऑफ जीन, अरे बोलो ना, या फिर इट इज अ टेक्निक ऑफ जीन साइलेंसिंग। तो ये RNA इंटरफेरेंस जो है ना, वो हमारे पास एक टेक्निक है जीन साइलेंसिंग का, जीन साइलेंसिंग का एक टेक्निक है हमारा, दैट इज अ RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस इज द टेक्निक ऑफ जीन साइलेंसिंग। कोई दिक्कत, अरे यहां तक कोई तकलीफ है क्या, अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो भाई, जल्दी बोलोगे भाई। हो गया यहां तक। और अभी जो लिखने जा रहा हूं क्या, ये अभी तक एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, ध्यान रखना जरा। RNA इंटरफेरेंस को जो डिटेल स्टडी किया था, साइंटिस्ट का नाम था फायर एंड मेल्लो। एक वो आग लगा दो, दूसरा मिल्लो, बराबर है क्या, एक क्या नाम था भैया, फायर एंड मिल्लो। यहां पे लिखना डिटेल स्टडीड बाय, डिटेल स्टडीड बाय फायर एंड मिल्लो। और सबसे खास बात भैया, इसको नोबेल प्राइज मिला था 2006 में। वापस से बोलो, RNA इंटरफेरेंस को किसने स्टडी किया भैया, फायर एंड मिल्लो। किसने स्टडी किया भैया, फायर एंड मिल्लो। और कब इसको नोबेल प्राइज मिला भैया, 2006 में। अरे बोलो भाई, फायर एंड मिल्लो को नोबेल प्राइज कब मिला भैया, 2006 में। अरे क्लियर है। अच्छा ये रिसेंट होगा, मतलब अभी अभी 2-4 दिन पहले का बात है, अभी है कि नहीं रे। चलो
ये कर लेंगे अपन। डिटेल स्टडीड बाय फायर एंड मेल्लो इन 2000 2006 में नहीं, 2006 में उसको नोबेल प्राइज मिला है। क्लियर है भाई? 2006 में उसको नोबेल प्राइज मिला है। कोई दिक्कत यहां तक? और बोर चलो, तो सबसे पहले सब इधर देखना भैया, सबसे पहला जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो कौन सा था? किसने डिस्कवर किया था? किसने डिस्कवर किया था? स्मिथ ने। और उसके बाद फिर लेटर ऑन स्मिथ, अर्बर एंड नेथास क्या डिस्कवर किया? अरे बहुत सारा एंजाइम डिस्कवर किया ना उसके बाद, जैसे कि हमारा इकोर वन था। अरे क्लियर भाई? अरे आया नहीं आया, ये सब भूल चुके हैं अपन। अबे साइंटिस्ट का नाम अपन भूल चुके हैं ना। अरे अपने अंदर बहुत टैलेंट है भाई, ये सब चीज हम भूल जाते हैं, है कि नहीं? चलो आजा। तो यहां तक क्लियर है क्या? अरे नेमेटोड रेसिस्टेंट में यहाँ, अच्छा तुम समझ गया कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? जीन साइलेंसिंग पढ़ने वाले। मतलब जीन को हम किसी कीमत पे काम नहीं करने देंगे। किसके जीन को काम नहीं करने दोगे पहले ये बताओ? अरे मेलोडिगाइनी इनकोग्निसिया के जीन को हम काम नहीं कर रहे हैं। मतलब वो नेमेटोडा है और वो नेमेटोडा प्लांट में इंफेक्शन कॉज करेगा। यार समझना जरा, इधर समझना। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो प्लांट में इंफेक्शन कॉज करेगा और हम प्लांट में उसको काम नहीं करने देंगे। इसे तो काम कर भी करेगा। नहीं समझ में आ रहा? मतलब हम प्लांट में कुछ ट्रांसफर करेंगे जिसकी वजह से वो प्लांट में काम नहीं करे, बाकी सब में काम है ना। उसके अंदर अब तुम कहे गो भैया, कहे गो ऐसा का नेमेटोडा उठा के लाओगे जिसमें तुम अपना जीन ट्रांसफर करते रहोगे? नहीं ना। इसका जीन स्टडी करके हमको तो प्लांट रेसिस्टेंट बनाना है, तो प्लांट में जीन ट्रांसफर करेंगे इसके लिए, रेसिस्टेंट होने के लिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया ना? तो ये कैसा टेक्निक है भैया? टेक्निक ऑफ जीन साइलेंसिंग। मतलब जीन को एकदम चुप करा देगा भैया, 1% एक रत्ती भर काम नहीं करने देगा जीन को। अरे समझ में आया क्या? अरे किसके जीन को काम नहीं करने देगा? मेलोडिगाइनी इनकोग्निसिया को जीन को काम नहीं करने देगा। कौन नहीं काम करने देगा? होस्ट प्लांट, जिसमें हम लोग जीन ट्रांसफर किए हैं वो होस्ट प्लांट इसको काम नहीं करने देगा। अब इस काम नहीं करेगा तो बताओ ये डिजीज कॉज करेगा क्या उस प्लांट के अंदर? अगर नहीं करेगा तो बताओ एकदम मस्त जिंदगी जिएगा नहीं जिएगा? अब तुम देख लो साला, ये टोबैको बार बार आ रहा है ना। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? अरे बोलो भाई, यहां तक आया नहीं आया? पक्की बात? चलो अच्छा याद करो, एक तो हमारा ड्रोसोफिला और एक था हमारा न्यूरोस्पोरा। एंड न्यूरोस्पोरा इज ऑल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। याद है? भूल गए अपन? अरे भूल गए अपन? अरे भूल गए ना? बोलो हाँ। हाँ चलो तो लिखेंगे आगे, इसमें आगे लिखेंगे टेक्निक ऑफ जीन साइलेंसिंग। टॉपिक डालो टेक्निक ऑफ जीन साइलेंसिंग। बस ये आखिरी पॉइंट ही है, जिस दिन हमारा खत्म होगा, कल ही खत्म हो जाएगा जिस दिन, क्या जैसे ही हमारा ये खत्म होगा जीन साइलेंसिंग, उसके बाद ये चैप्टर एकदम ढाया खत्म हो जाएगा। क्लियर है भाई? उसके बाद इस चैप्टर में दम नहीं बचेगा। क्लियर है? अबे आया नहीं आया? पक्की बात है? चलो तो टेक्निक ऑफ जीन साइलेंसिंग की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं इन दिस, समझना हम लोग क्या कर सकते हैं। इधर देखो इधर देखो, क्या डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए किसी कीमत पे काम करता है क्या? नहीं करता है ना। हम लोग थोड़ा सा समझ ले क्या, फिर अपन लिखते हैं। दो चार लाइन तो है ना। मैं और पूरा भाई पूरा का पूरा डायग्राम है, वो तो आज खत्म हो भी नहीं पाएगा, पर कोशिश जरूर करेंगे अपन, है ना भाई। पूरा का पूरा डायग्राम है वो अपन कब कंप्लीट करेंगे। देखो ये देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास नेमेटोडा है। क्या है हमारे पास? ये नेमेटोडा है। और ये मान लो हमारे पास टोबैको प्लांट है। क्या है हमारे पास? अब मान लो कि ये वाला इसका जीन है और इसका सीक्वेंस मान लो ये हमारा 3 to 5 है और ये वाला इसके साथ होगा ये वाला 5 to 3 है। सही है ना? और ये मान लो कुछ एमआरएनए बना रहा है। अरे बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है ना भाई। अब हम लोग क्या किए प्लांट के अंदर, देखो, और यही एमआरएनए खराब कर दे रहा है हमारे प्लांट को। अरे यही एमआरएनए हमारे प्लांट को खराब कर रहा है भाई। यही ना डिजीज कॉज कर रहा है, रूट नॉट डिजीज। अरे जब इसका इन्फेक्शन ये वाला जब प्लांट में मिल रहा है तभी ना, यही ना डिजीज कॉज कर रहा है।
अगर हम किसी प्रकार इसको डबल स्टैंडर्ड बना दे तो क्या ये काम कर पाएगा क्या? अरे बोलो, क्या ये हमारा एमआरएनए काम कर पाएगा हमारे प्लांट के अंदर? नहीं कर पाएगा। तो नेमेटोड के लिए रेसिस्टेंट हो गया, मतलब जीन एमआरएनए तो बनाएगा लेकिन भैया उसका इफेक्ट दिखेगा नहीं हमारे ऊपर। अरे समझ में आ रहा है नहीं? तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे बोलो जरा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जल्दी बोलो भाई। प्लांट के अंदर इसी के सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री जीन बना लेंगे हम लोग। अरे तो इसी के सीक्वेंस का एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन बना लिया 3 से 5, फिर हमारा 5 से 3। अरे सही है क्या? फिर इससे हमारा एमआरएनए बनेगा। बोलो ये दोनों एमआरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे? अरे होगा क्या? ये दोनों आपस में क्या होगा भैया? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री होगा बताओ ये एमआरएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा क्या? क्या हमारे को डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए मिलेगा क्या? क्या ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए वर्क करेगा या नहीं करेगा? अरे ये किसी कीमत पे अब काम। तो अगर वो काम नहीं करेगा तो बताओ क्या प्लांट के अंदर रूट नॉट डिसऑर्डर कॉज होगा क्या? बताओ प्लांट में इंफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका हुआ है, उसके बावजूद ये डिजीज कॉज कर पाया है क्या? नहीं। तो हम लोग इसकी जीन को साइलेंस किए हैं, इसको साइलेंस थोड़ी किए। इसको साइलेंस करने का मतलब इसको मार देना, जैसे ही घुसेगा मर जाएगा। ये मरा नहीं भैया, इसका जीन मर गया, मतलब जीन काम नहीं कर पा रहा है। अरे आ रहा है नहीं आया? पक्की बात है क्या? तो इसमें लिखेंगे इन दिस। अरे यहां तक समझ में आ गया ना भाई? अरे हम लोग क्या करते हैं वो बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलबे ना नहीं करेगा सब। लिखेंगे इन दिस द एमआरएनए ऑफ एनी टारगेटेड जीन इन दिस। अच्छा याद करो, हम लोग टोमेटो में क्या किए थे? फ्लेवर सेवर टोमेटो में क्या किए थे? हम उसी के अंदर ट्रांसफर किए थे, उसी का जीन, याद है? अरे उसी का जीन हम उसी के अंदर ट्रांसफर किए थे। समझ में आ रहा है क्या? उसी के अंदर, यहां पे हम प्लांट में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका जीन हम प्लांट में, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? प्लांट के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग बात करेंगे इन दिस the mRNA of targeted gene is destroyed by, in this mRNA of any targeted gene, mRNA of any targeted gene, in this the mRNA of any targeted gene is targeted gene is destroyed by, is destroyed by। अच्छा कैसे खत्म हुआ है हमारा एमआरएनए? वही हम एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बना लिए थे और उसके चक्कर में हमारा एमआरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया था और फिर वो वर्क कर नहीं पाया था। अरे सही है ना? तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिए। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए नहीं बना पाते तो क्या वो एमआरएनए खत्म होता क्या हमारा? अरे होता या नहीं होता? तो ये हमारा क्या हो गया? इन दिस द एमआरएनए ऑफ एनी टारगेटेड जीन इज डिस्ट्रॉयड बाय अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ए हम लोग इसमें पूरा बात करेंगे कैसे कैसे होता है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को यूज करके हम क्या करेंगे? अच्छा अब हमारे पास बात आती है कि वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्स क्या होगा हमारे पास? इसका सोर्स क्या होगा? हम इसको लाएंगे कहां से? हमारे पास क्या कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए? अरे क्या हमारे को कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए या नहीं चाहिए? तो हम वो कहां से लाएंगे? उसका सोर्स क्या होगा? क्या हम उसकी बात करें क्या? अरे बोलो रे। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए का हमारे पास सोर्स क्या होगा इसकी बात करते हैं। इसका दो सोर्स होगा। क्लियर है भाई? तो लिखेंगे अपन एक तरफ, इस तरफ वाले में लिखना, इसका दो सोर्स पॉसिबल है। इस तरफ वाले में लिखेंगे बैठो बैठो बैठो, यहां पे दो सोर्स पॉसिबल है। इसमें लिखेंगे पहला, इस तरफ वाले में लिखो दिस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये डिफरेंस नहीं है भैया, ये सोर्स है। ये दोनों तरीके से हम ले सकते हैं। दिस कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज इनकॉर्पोरेटेड।
this complementary double stranded RNA is incorporated, मतलब डायरेक्टली हम डबल स्ट्रैंड आरएनए को इनकॉर्पोरेट कर दे सेल के अंदर, इनकॉर्पोरेटेड, INCORPORATED, इनकॉर्पोरेटेड इन सेल विद द हेल्प ऑफ सम वेक्टर लाइक रेट्रोवायरस। वापस से बोल रहा हूं, दिस कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इन सेल with the help of some vector like retrovirus, incorporated in cell with the help of some vector like retrovirus। लिखो ना, बाद में बताएंगे। like retrovirus और ट्रांसपोजोम। अब क्लियर है? हाँ, ट्रांसपोजोम। अरे देखो इधर, ऊपर देख, नेमेटोड रेसिस्टेंट कॉजेज डिजीज इन सम प्लांट एंड एनिमल, दोनों में करता है। तो एनिमल के लिए किसको यूज करेंगे? अब प्लांट के लिए ट्रांसपोजोम्स। हो गया क्या? फुल स्टॉप के बाद उसी में लिखते चलना, दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, this double stranded RNA initiated this double stranded RNA initiated RNA interference, this double stranded RNA initiated RNA interference and result in gene silencing, and results in gene silencing, and results in gene silencing, and results in gene silencing। हो गया? अरे हो गया क्या? और फिर जीन साइलेंस हो गया। अब दूसरा क्या तरीका है? दूसरा सोर्स क्या है वो लिखेंगे। दूसरा सोर्स, पहला सोर्स हो गया, दूसरा सोर्स लिखेंगे और सेंस एंड एंटी सेंस जीन। अरे इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर मैं बोल रहा हूं भैया, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा ना, उसका एक स्ट्रैंड सेंस होता है तो दूसरा स्ट्रैंड एंटी सेंस होता है। समझ में आ रहा है क्या? वही हम बात कर रहे हैं। अ सेंस एंड एंटी सेंस जीन ऑफ एनी टारगेटेड जीन, अ सेंस एंड एंटी सेंस जीन ऑफ एनी टारगेटेड जीन, हम सेंस और एंटी सेंस दोनों को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे प्लांट के अंदर। नहीं समझ में आया? हम दोनों को क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस कर देंगे किसके अंदर? प्लांट के अंदर। वापस से लिखेंगे, अ सेंस एंड एंटी सेंस जीन ऑफ एनी टारगेटेड जीन is introduced in cell which forms a double stranded RNA, in the cell, which forms a double stranded RNA in the cell, which forms the double stranded RNA in the cell, and this double stranded RNA initiates RNA interference and causes gene silencing, and this double stranded RNA initiates RNA interference। अरे RNA इंटरफेरेंस है ना, इसीलिए हम इसको IRNA टेक्निक बोलते हैं। अरे RNA इंटरफेरेंस है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? IRNA टेक्निक। आई का मतलब इंटरफेरेंस, RNA टेक्निक, RNA के साथ छेड़छाड़ करेगा, है ना। इंटरफेरेंस एंड कॉजेज जीन साइलेंसिंग। इनिशिएट RNA इंटरफेरेंस, initiates RNA and causes gene silencing। RNA interference and gene silencing and causes gene silencing and causes gene silencing and causes gene silencing। हो गया? अरे यहां तक हुआ नहीं हुआ?